हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी एजुकेशन हब में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो से एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो वहाँ हमने न्यूरल और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के कोऑर्डिनेशन को थोड़ा डिस्कस किया था, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। और हमने न्यूरो एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो नाम दिया था। और वहाँ हमने ये देखा था कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा एक केमिकल सीक्रेट किया जाता है, एक केमिकल जो है वो सीक्रेट स्रावित किया जाएगा। और ये केमिकल जो है मैसेंजर के रूप में काम करके और दूर जाकर किसी ग्रुप ऑफ सेल पर एक्ट करता है और उसके फंक्शंस को जो रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बीच में उनके कार्यों का जो समन्वय वो चलता है। और हमने उस केमिकल को जो है, उस केमिकल को जो एक मैसेंजर के रूप में काम कर रहा था, उस केमिकल को हमने हार्मोन नाम दिया था कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और हार्मोन के बारे में हमने वहाँ देखा था कि हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स पर जाकर एक्ट करते हैं। और ये इनका जो जाने का जो मार्ग है वो ब्लड के थ्रू होता है, यानी ब्लड के द्वारा ये जाते हैं। तो अगर हम आगे जो है इसी हार्मोन के ऊपर अपना डिस्कशन जारी रखते हैं, तो हार्मोन पर डिस्कशन जारी रखने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो सिग्नलिंग है या जो संकेत है, जो रासायनिक संकेत जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं, उनका क्या क्या रूप होगा। तो यहाँ हम देखेंगे फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग या रासायनिक संकेतों के रूप क्या क्या होते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे कि हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक संकेतों के 3 रूप होते हैं। देखो, पहला रूप जो है वो ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन का देखो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ या स्वयं, तो स्वयं ही जो है वो खुद को ही सिग्नलिंग देना। तो यहाँ ध्यान दो कि यदि एक सेल जो कुछ सीक्रेट कर रही है और ये जो सीक्रेट कर रही है वो हार्मोन है, और ये हार्मोन्स जो ये सीक्रेट कर रही है, ये जो सेल है, ये कोशिका जो एक हार्मोन सीक्रेट कर रही है, और यहाँ ये जो पदार्थ सीक्रेट कर रही है वो पदार्थ इसको खुद को ही सिग्नलिंग कर रहा है या इसको खुद को ही रेगुलेट कर रहा है, इस कोशिका को ही रेगुलेट कर रहा है, इस कोशिका को ही नियमित कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम इस सिग्नल को कहेंगे ऑटोक्राइन, यानी ये संकेत जो ऑटोक्राइन है, जो एक कोशिका अपने रसायन के द्वारा खुद को ही सिग्नल दे रही है। दूसरा जो सिग्नल का रूप होगा वो होगा पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब क्या है कि पैरा मतलब दूसरे को, तो पास में किसी दूसरी सेल को। तो ध्यान दो कि ये एक कोशिका है, एक सेल है या कोशिका हो गई है, और इस कोशिका ने कोई पदार्थ स्रावित किया जो सिग्नल का काम कर रहा है, जो स्टिमुलेट करेगा, लेकिन ये इस कोशिका को न करके पास में स्थित किसी दूसरी कोशिका को, ये दूसरी कोशिका हो गई, तो ये अपने पास में ही स्थित किसी दूसरी कोशिका को जो सिग्नल के रूप में जो संदेश देगा। तो एक कोशिका के द्वारा स्रावित पदार्थ या हार्मोन यदि उस कोशिका के पास में स्थित दूसरी कोशिका को सिग्नल देता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है, तब हम इस कंडीशन में इस सिग्नल को या इस संकेत को पैराक्राइन कहेंगे कि पैराक्राइन प्रकार का सिग्नल है, पैराक्राइन प्रकार का संदेश है। जैसे प्रोस्टाग्लैंड्स जो होते हैं वो एक सेल्स जो है वो पास वाली सेल्स को जो है वो, जैसे अपन ने जो है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पढ़ा था कि प्रोस्टाग्लैंड्स जो होते हैं वो जो भक्षणों प्रवृत्ति जो होती है उनको रोकने का काम करते हैं। तो वो सिग्नल है एक तरीके का, एक कोशिका दूसरी कोशिका को देती है, पास वाली कोशिका को। अब तीसरे प्रकार की मैं बात करूं तो तीसरे प्रकार का सिग्नल या तीसरे प्रकार का जो संकेत होगा वो होगा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया कि एक कोई ग्रुप ऑफ सेल या एक कोशिकाओं का समूह जो है वो कोई पदार्थ सीक्रेट करेगा, एक हार्मोन के रूप में, एक मैसेंजर के रूप में, और ये पदार्थ जो ये हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा, और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके और किसी दूसरे ग्रुप ऑफ सेल या दूसरे कोशिका के समूह पे जाके एक्ट करेगा, तब हम इसको कहेंगे एंडोक्राइन या अंतःस्रावी प्रकार का सिग्नल। तो ये 3 सिग्नल जो है या 3 जो संकेत है
इनके रूप में जो है एक कोशिका दूसरी कोशिका को सिग्नल भेजती है। तो ये 3 जो है वो फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग के जो है रूप हो गए या 3 रूप हो गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अपने नॉर्मली छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि ग्रंथियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी है? एक तो होगी बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होगी अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है वो समझो यहाँ पे कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां वो होती है जो अपने सिक्रेशंस को किसी नलिका के द्वारा, यानी ये डक्ट युक्त जो है यानी नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, तो ये अपने सिक्रेशंस को एक नलिका के द्वारा उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां पर उसकी आवश्यकता है, जहां पर एक्ट होना है, जहां पर वो कार्य होना है, तो जहां पर भी सिग्नल भेजना है वहां पर ये अपने उस हार्मोन को नलिका के द्वारा उस स्थान पर भेजेगी जहां उनका काम होना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि सिलिवरी ग्लैंड जो हमारी लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथियां लार बनाती है और इस लार के अंदर कई एंजाइम और जल होता है। तो ये लार ग्रंथियां जो लार सिलेरी बना रही है इसको नलिका के द्वारा हमारे मुंह में जो है वो लाके एक निश्चित स्थान पर जो है वो खोलती है और वहाँ पर उनको लाके डालती है जहाँ पर इनका एक्ट होने वाला है, ताकि भोजन को जो है थोड़ा लसलसा बनाया जा सके और भोजन में उपस्थित मंड को जो है वो थोड़ा पचाया जा सके। इसके अलावा लाइसोजाइम जो हो बैक्टीरिया को जो ख़त्म करता है। तो वो आगे की वो डाइजेस्टिव की बातें, यहाँ इतना ध्यान रखना आपको कि ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती है और नलिका के द्वारा अपने स्राव को वहाँ पहुँचाती है, हार्मोन को पहुँचाती है। दूसरे की मैं बात करूँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनको डक्टलेस कहते हैं या नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, इनके अंदर नलिकाएं नहीं है। तो अब समझो कि ये नलिका नहीं है तो ये किस तरीके से अपने सिक्रेशंस को जो है वो टारगेट जो जहाँ पर टारगेट जो ऑर्गन्स है या टारगेट जो स्थान है वहाँ पर कैसे पहुँचाएगी। तो समझो आप, तो समझो अब यहाँ पे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्राव को किस तरीके से पहुँचाती है। तो यहाँ ध्यान दो कि ये मान लो एक अंतःस्रावी ग्रंथि की एक कोशिका है, एंडोक्राइन ग्लैंड की एक सेल हो गई, और ये सेल जो है जो भी पदार्थ जो हार्मोन जो केमिकल जो मैसेंजर बना रही है, इस केमिकल मैसेंजर को जो है ये सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डालेगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस या फ्लूइड या इस जो द्रव के अंदर जो है वो यहाँ डालेगी। तो आपको पता है कि हर सेल के पास में कैपिलरीज आई हुई होती है, ब्लड रक्तवाहिनी जिसको हम केशिका कह रहे हैं, रक्त केशिका। तो हमारे पूरे शरीर में रक्त केशिकाओं का जाल है, तो इस ग्लैंड के अंदर भी रक्त केशिकाओं का जाल होगा। और रक्त केशिकाओं का या ब्लड कैपिलरीज का जो जाल है वो जाल में हर कैपिलरीज यानी कहने मतलब हर सेल तक कैपिलरीज गई होती है। तो इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक कैपिलरी है, और ये कैपिलरी जो है वो क्या करेगी, इस जो पदार्थ जो बनाया गया है जो केमिकल जो मैसेंजर है जिसको हार्मोन करे, वो हार्मोन यहाँ पिकअप कर लिया जाएगा, और फिर ये पिकअप करके और ब्लड के थ्रू जो है वो कहाँ पहुँचाया जाएगा, उस टारगेट सेल के ऊपर। ये मान लो टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल के ऊपर पहुँचाया जाएगा। अब आपकी ये बात तो समझ में आ रही है कि इस कोशिका इस एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला ये पदार्थ ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलने के कारण जो है ये तो उस टारगेट सेल तक पहुंचने से पहले पूरे बॉडी में भी ये जो है सर्कुलेट करेगा, पूरी हमारे पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होगा। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट जब हो रहा है तो ये जाके एक्ट कहाँ कर रहा है, सिर्फ टारगेट सेल पर कर रहा है। तो टारगेट सेल जो है उस पर ही एक्ट कर रहा है, इसका मतलब टारगेट सेल में कुछ खास बात है, तभी वहीं पर जाके ये एक्ट कर रहा है, बाकी सेल्स पर तो एक्ट नहीं कर रहा। तो क्या कारण है कि ये सीधा जाके टारगेट सेल पर ही एक्ट करता है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि टारगेट सेल यानी जहाँ पर भी ये एक्ट करेगा उस टारगेट सेल की सतह पर या उसके अंदर, तो सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर का मतलब हो गया ग्राही। तो इस टारगेट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर होंगे या इस सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ रिसेप्टर होंगे, और उन रिसेप्टर्स
पर ही जाके ये बाइंड करेगा। ये जो केमिकल मैसेंजर जो बना है, जो हार्मोन बना है, वो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड करके ही उस टारगेट सेल के ऊपर अपना एक्ट करेगा, अपना कार्य करेगा, उसके कार्य को ये रेगुलेट करेगा। तो आगे बात समझ में आपको कि ये जो है वो ब्लड के थ्रू जो है टारगेट सेल तक पहुंचता है। टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। अगर ये रिसेप्टर इस हार्मोन के ही है तो ये वहाँ पर एक्ट कर लेगा, बाकी पूरी बॉडी में ये कहीं पर भी एक्ट नहीं करेगा। अगर हम किसी सेल्स के टारगेट जो सेल्स है उसके रिसेप्टर को हटा दें तो ये जो है अपना काम वहाँ पर नहीं कर सकता। तो ये जो मेन काम का कार्य की वजह होती है वो होती है रिसेप्टर्स, जो इस हार्मोन के रिसेप्टर जो है उस टारगेट सेल के ऊपर मौजूद होंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टिमुलाई या अंतःस्रावी ग्रंथियों के उद्दीपन के प्रकार। तो आप नॉर्मली ये जानते हो कि हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जब एक्शन करता है तो उसके लिए उसको कोई स्टिमुलाई, कोई उद्दीपक तो मिलना चाहिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए जो उद्दीपक मिलते हैं, जो स्टिमुलाई मिलते हैं, वो स्टिमुलाई कितने प्रकार के हैं, किस किस प्रकार के स्टिमुलाई होंगे कि वो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। तो नॉर्मली अंतःस्रावी ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए जो स्टिमुलाई है वो 3 प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के उद्दीपक होंगे। तो इनमें सबसे पहला है ह्यूमोरल स्टिमुलाई या विनोदी उद्दीपक। तो ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो सीरम कंस्टेंट है, जो सीरम है उसकी मात्रा, जो सीरम के अंदर जो पदार्थों की मात्रा है वही स्टिमुलाई का काम करती है। तो मैं आपको एक डायरेक्टली यहाँ पर एक बात कहूँ कि सीरम जो कांस्टेंट लेवल है तो वो वही जो है वो हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। किस तरीके के समझो आप, किस तरीके से जो है वो ये समझो आप कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जब बॉडी ग्लूकोज बढ़ता है, बॉडी ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बॉडी ग्लूकोज बढ़ता है तो आपको पता है कि बॉडी ग्लूकोज बढ़ने से जो है वो कौन सा, यानी ये एक जो स्टिमुलाई का काम करेगा, यानी जो ग्लूकोज है यही उद्दीपक का काम करेगा। और जब ये उद्दीपक का काम करेगा तो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है उनकी जो बीटा सेल्स है वो क्या सीक्रेट करेगी, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जब स्रावित होगा तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाएगा और इससे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात जो आपको समझ में आ गई कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है जिसको हम सीरम कह रहे हैं, उस सीरम में उस पदार्थ की मात्रा जो है वो ही स्टिमुलाई का काम कर सकती है, वो जो मात्रा है वही उद्दीपक का काम कर सकती है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ कि जैसे ही हमारे शरीर में कैल्शियम जो है उसका लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल जो रक्त में कम हुआ तो सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, और सीरम में कैल्शियम का लेवल कम होना ही एक स्टिमुलाई है, एक उद्दीपक है। और इस उद्दीपक को ग्रहण कौन करेगा, पैराथायराइड ग्रंथि। तो यहाँ से ये स्टिमुलाई जो है वो पैराथायराइड के द्वारा ग्रहण की जाएगी और पैराथायराइड को ये स्टिमुलाई जो मिलेगा, ये उद्दीपन मिलेगा तो ये क्या करेगी, पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट करेगा। और पैराथार्मोन जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा तो वो पैराथायराइड ग्रंथि में किस तरीके से बढ़ाएगा वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान दो कि पैराथार्मोन जो है वो क्या करेगा, पैराथायराइड जो हार्मोन है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। तो ध्यान दो कि रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होना, रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होना, ये भी एक उद्दीपक के रूप में काम करता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होना, रक्त के अंदर बॉडी ग्लूकोज की मात्रा कम होना, इसके अलावा ज़्यादा होना, ये दोनों ही जो है उद्दीपक का काम कर सकते हैं। तो पहला उद्दीपक तो हो गया ह्यूमोरल स्टिमुलाई, जो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। दूसरा है न्यूरल स्टिमुलाई। न्यूरल स्टिमुलाई का मतलब क्या है कि तंत्रिकीय जो उद्दीपक है वो भी तंत्रिका जो है वो भी उद्दीपन कर सकती है, उद्दीपन तंत्रिकीय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना है कि जब हमें जब डर लगता है, भय होता है या कोई हमारे पीछे हमें मारने के लिए भागता है तो हमारा पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है वो काम करता है। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम जब काम करता है तो ये जो है इससे क्या होगा कि जो एड्रिनल मेडुला है,
और मैंने आपको बता दिया कि पैरासिम्पैथेटिक जब सिस्टम जो है उससे जब स्टिमुलाई मिलेगा, इससे जब उद्दीपन मिलेगा तो इससे जो है वो एड्रिनल मेडुला जो है वो उद्दीपित होगा। और एड्रिनल मेडुला को ये उद्दीपन कौन दे रहा है? ये दे रहा है तंत्रिकीय, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम हो तो तंत्रिकीय हो गया, तो तंत्रिकीय उद्दीपन मिला। और ये भी जो है मेडुला जो है वो भी आपको मैंने बता दिया कि न्यूरल टिश्यू का बना होता है एड्रिनल मेडुला, और ये न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम जो है वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कहते हैं। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट हो रहे हैं, ये हमारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। हमें उस समय जो है वो हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। वो सारे आपने जो है वो तंत्रिका तंत्र में वहाँ पर आपने पढ़ लिए कि पैरासिम्पैथेटिक जब होता है तो कौन कौन सी क्रियाएँ होती है, तो वहाँ पर जो है ये हमें हमारा पढ़ा हुआ है। तो ध्यान दो कि ये विपरीत परिस्थितियों में जो है वो हमारी सहायता करता है। और इस कार्य के लिए जो है वो सिग्नल जो मिला है वो किस तरीके का मिला है? न्यूरल स्टिमुलाई मिला है। ये उद्दीपक जो मिला है वो किसके रूप में मिला है? तंत्रिकीय उद्दीपक के रूप में मिला है। तो दूसरा ये हो गया आपका तंत्रिकीय उद्दीपन। तीसरा, किसी हार्मोन को स्रावित करने के लिए जो उद्दीपन मिलेगा वो हार्मोन ही हो सकता है। तो तीसरा जो है वो हार्मोनल स्टिमुलाई, यानी कोई उद्दीपन अगर हमें किसी ग्रंथि को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उद्दीपन देना तो वो उद्दीपन हार्मोन ही हो सकता है। हार्मोन ही अगर उद्दीपन हो तो हम उसको हार्मोनल स्टिमुलाई कहते हैं। तो देखो किस तरीके से हार्मोनल स्टिमुलाई काम करता है या हार्मोनल जो उद्दीपक है वो काम करता है, समझो आप। तो देखो किस तरीके से हार्मोनल स्टिमुलाई काम करता है या हार्मोन ही एक जो है वो उद्दीपक के रूप में काम करता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसको हम सुप्रीम कमांडर कहते हैं, ये सुप्रीम कमांडर जो है वो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। और रिलीजिंग हार्मोन जो न्यूरो हार्मोन है, तो ये न्यूरल हो गया। देखो ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन कौन सा हो गया? न्यूरो पार्ट हो गया, तो ये न्यूरल हो गया। अभी जो पिछला पढ़ा है अपने न्यूरल स्टिमुलाई, तो ये तो हो गया न्यूरल स्टिमुलाई, या न्यूरल भी, ये ध्यान देना, ये तंत्रिकीय उद्दीपन भी हो गया क्योंकि ये तंत्रिका का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो तंत्रिका का पार्ट, इसने पीयूष ग्रंथि के ऊपर रिलीजिंग हार्मोन आके एक्ट करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? ट्रोपिन या स्टिमुलेटिंग उद्दीपक हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ट्रोपिन के रूप में जो है ये जो पीयूष ग्रंथि जो सीक्रेट करेगी वो ट्रोपिन उस टारगेट ग्रंथि पे जाएगा, जो भी टारगेट ग्रंथि है, और उस टारगेट ग्रंथि पर जैसे ये जाएगा तो उस टारगेट ग्रंथि को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कहेगा। तो देखो यहाँ पर ये हार्मोन है, ये हार्मोन ही आके टारगेट ग्लैंड को जो है वो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए या मतलब जो है सीक्रेट करने के लिए उद्दीपक देता है। तो ये स्टिमुलाई जो हार्मोन के रूप में है। तो यहाँ पर ये तीसरे प्रकार का होगा। मैं इसको आपको थोड़ा लंबा करके बताऊं तो देखो ध्यान दो यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया GnRH, जिसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो अपने वहाँ पर जो जनन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर पड़ा था। तो GnRH जो है वो एंटेरियर पिट्यूटरी या अगर पीयूष पे आता है, और अगर पीयूष पे आता है तो अगर पीयूष जो है यहाँ एक्ट करेगा, और अगर पीयूष दो हार्मोन सीक्रेट करेगी, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन है, ये क्या करेंगे कि गोनेडोट्रोपिन जो है, यानी ये दोनों गोनेडोट्रोपिन हो गए जो ट्रोपिन हार्मोन है, और ये गोनेड पे जाके एक्ट करेंगे। गोनेड पे जाके एक्ट करेंगे तो अगर ये मेल है तो कौन सा? एंड्रोजन सीक्रेट करेगा, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कह रहे हैं। तो ये गोनेड पे आके एक्ट करेगा। और गोनेड आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड ही होती है, हमने वहाँ पर देखा था। तो गोनेड के ऊपर आके एक्ट कर रहा है। गोनेड अगर मान लो मेल का है तो टेस्टोस्टेरोन, अगर गोनेड जो फीमेल का है तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो ध्यान दो कि गोनेड को ये दो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए जो है वो जो यहाँ पे आके जो स्टिमुलाई का काम करे वो FSH और LH करे। FSH और LH चूँकि हार्मोन है तो इसलिए जो ये जो उद्दीपन मिला है इन हार्मोनों के द्वारा, इस उद्दीपन को जो है हम क्या कहेंगे? हार्मोनल स्टिमुलाई कहेंगे। जबकि हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर ये न्यूरल पार्ट है, और ये जो स्टिमुलाई दे रहे हैं इसको हम न्यूरल स्टिमुलाई कहते हैं, जो अपन ने पिछले में पढ़ लिया। तो इस तरीके से जो है वो ये तीन प्रकार के स्टिमुलाई जो होते हैं जिनके द्वारा कोई ग्रंथि जो है, जिनको पाके कोई ग्रंथि जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। अब आप हार्मोन की डिस्कशन में ये समझिए कि हार्मोन जो सिक्रेशन है या हार्मोन का जो श्रवण कोई ग्लैंड कर रही है, कोई ग्रंथि कर रही है,
तो उस हार्मोन स्रावण का रेगुलेशन किस तरीके से होगा, उसका कंट्रोल किस तरीके से होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि मैं जो चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक उसी रूप में पहुँचे जैसे मैं चाह रहा हूँ। समझना यहाँ पे आप कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अपने पीछे जस्ट पीछे एग्जांपल पढ़ा कि हमारा ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया और हम इस हार्मोन को फर्स्ट हार्मोन कर रहे हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन जो है, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, TRH, जिसको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहेंगे। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया, यह हार्मोन नंबर 1 हो गया। इस हार्मोन ने जाके और एक्ट किया एंटेरियर पिट्यूटरी, जिसको हम अगर फ्यूज कर रहे हैं, अगर फ्यूज के ऊपर जब ये एक्ट करेगा तो अगर फ्यूज जो है वो ट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करती है या स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, उद्दीपक हार्मोन सीक्रेट करती है। और अगर फ्यूज ने इस TRH के कारण जो है स्टिमुलेट होकर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर दिया। तो अगर फ्यूज ने सीक्रेट किया TSH, अब ये TSH जो है वो जाके और ब्लड के थ्रू जाके और अपने टारगेट सेल पर जाएगा, जहाँ पर जिसको हम थायराइड ग्रंथि कह रहे हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि जो इसका टारगेट है और इस टारगेट के ऊपर जाकर ये अपना एक्ट करेगी, और इस एक्ट के कारण थायराइड ने जो है वो तीसरा हार्मोन सीक्रेट कर दिया, जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं या T3 या T4 कहते हैं। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा। तो कहने का मतलब हाइपोथैलेमस ने तो TRH किया, अगर फ्यूज ने TSH, और इस पूरे कंट्रोल में, पूरे रेगुलेशन में अब थायराइड ग्रंथि को TSH जब लगातार मिल रहा है तो ये तो थायरोक्सिन सीक्रेट करती रहेगी, और इसका सीक्रेशन का लेवल बढ़ेगा तो थायराइड का लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर। और आपको पता है कि कोई भी हार्मोन जो है वो एक लेवल तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होते ही फिर एब्नॉर्मलिटी शुरू हो जाएगी, फिर जो है वो शरीर के अंदर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। तो थायरोक्सिन का स्रावण जब बढ़ेगा तो बॉडी के ऊपर कोई इसका गलत इफेक्ट ना हो, कोई इसका कोई अलग प्रभाव ना हो, किसी की प्रकार की एब्नॉर्मलिटीज नहीं हो। तो अब इसके लिए क्या होगा कि थायरोक्सिन खुद, यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो लास्ट प्रोडक्ट है, ये लास्ट प्रोडक्ट खुद जो है वो इनहिबिटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? इनहिबिटर का। यानी थायरोक्सिन जो है वो लास्ट प्रोडक्ट है इस पूरी प्रोसेस का, और इसमें थायरोक्सिन या T3 T4 का अगर लेवल बढ़ गया तो बढ़ते ही ये जो है नेगेटिव इनहिबिट का काम करेगा। नेगेटिव इनहिबिट के रूप में जो है वो या तो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव इनहिबिट देगा तो हाइपोथैलेमस TRH को बंद कर देगा, या फिर ये जो है वो फ्यूज ग्रंथि को नेगेटिव इनहिबिट देगा, और फ्यूज ग्रंथि को नेगेटिव इनहिबिट देगा तो फ्यूज ग्रंथि TSH बंद कर देगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो हार्मोन स्रावण का जो रेगुलेशन है वो किसके कारण हो रहा है? नेगेटिव इनहिबिट, यानी नकारात्मक जो संदमक के रूप में जो काम कर रहा है, कौन? खुद हार्मोन ही काम कर रहा है। तो खुद हार्मोन जो ये नकारात्मक संदमक जो है वो नेगेटिव इनहिबिट या इसके रूप में जो ये काम कर रहा है, तो ये खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, जो हमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, इसका रेगुलेशन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के कारण होता है, जिसके कारण वो हार्मोन जो अंतिम हार्मोन है वो खुद ही नेगेटिव फीडबैक के रूप में काम करेगा। और इससे क्या होगा कि कोई भी हार्मोन जो है कॉन्स्टेंट लेवल पर सीक्रेट होता रहेगा। कहने का मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। उससे जैसे ही कम होगा, जैसे मान लो थायरोक्सिन का लेवल जो है एक इस मतलब ऐसे आप इसको ऐसे मान के चलो कि एक कोई ना कोई सेट पॉइंट होता है, उस सेट पॉइंट तक ही हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए। उस सेट पॉइंट से ज़्यादा होते ही, यानी यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि एक सेट पॉइंट होगा, कोई भी एक सेट पॉइंट जहाँ तक ये हार्मोन जो है थायरोक्सिन सीक्रेट होगा, इस सेट पॉइंट से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये खुद ही नेगेटिव इनहिबिट का काम करेगा, और हाइपोथैलेमस और अगर फ्यूज को कहेगा कि बंद करो तो ये क्या TRH जो TSH है उसको बंद कर देगा, और थायरोक्सिन की जो है वो फिर एक कॉन्स्टेंट लेवल पे आ जाएगा। फिर जैसे कम होगा, थायरोक्सिन का लेवल कम होगा, कम होते ही ये नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव इनहिबिट हट जाएंगे, और जैसे ये हट गए तो ये हटते ही फिर से जो है हाइपोथैलेमस जो TRH और अगर फ्यूज TSH सीक्रेट करना शुरू कर देगी, और फिर से थायराइड जो थायरोक्सिन की मात्रा है जो बढ़ने लग जाएगी। तो कहने मतलब एक सेट पॉइंट तक सीक्रेट होता है। इसका मतलब है कि ये रेगुलेशन जो है वो हमारे अंदर जो है जो ग्लैंड्स के अंदर जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के कारण होता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई। इस बात को आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कोई भी फैक्टर अगर नॉर्मल है तो ये नॉर्मल ही रहना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि अगर कोई फैक्टर या थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ती है, फैक्टर इंक्रीज होता है, अर्थात कोई फैक्टर बढ़ता है
है, थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ती है, तो ये रिसेप्टर को मतलब मिलता है ये सूचना, रिसेप्टर जो इफेक्टर तक ले जाती है। इफेक्टर क्या करता है, करेक्शन को रेस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया सुधारता है, और प्रतिक्रिया सुधार के और इसको जो है वो क्या कर देगा, रोक देगा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी ये थायरोक्सिन एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। अगर फैक्टर डिक्रीज होता है, अगर ये कम होता है, कम होते ही ये रिसेप्टर पे जाएगा, वापस इफेक्टर पर करेक्शन किया जाएगा, और फिर जो है यानी करेक्शन का मतलब है कि फिर ये फैक्टर हट जाएंगे और हाइपोथैलेमस फिर से टीएसएच सीक्रेट करना शुरू कर देगा, तो करेक्शन हो गया, और करेक्शन हो गया तो फिर से फैक्टर जो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो कहने का मतलब जो है वो, मेरे जो कहने का मतलब आप तक जो है पहुँच गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन सिक्रेशन का जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन किसके कारण होता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के कारण होता है, और ये एक सेट पॉइंट पर होता है। इससे कम या ज़्यादा, यानी कम होते ही वापस एक नॉर्मल जो लेवल पे ले आया जाएगा, ज़्यादा होते ही वापस इसको नॉर्मल लेवल पे ले आया जाएगा, ज़्यादा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये एक रेगुलेशन है पूरा हमारी बॉडी का। तो अब हम अगला जो अपना डिस्कशन होगा नेचर ऑफ हार्मोन या हार्मोन की प्रकृति। तो क्या प्रकृति होती है हार्मोन की, किस प्रकृति के हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 3 जो है वो कैटेगरी में इनको बांटा है। सबसे पहली प्रकृति जो मैंने बनाई है वो पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड का मतलब है कि ये एक जो है अमीनो अम्लों की चेन होती है, प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होते हैं। और पेप्टाइड में भी मैंने 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में मैंने प्रोटीन रखा है। प्रोटीन का मतलब है कि एक लंबी, एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो अमीनो अम्लों की बनी हुई है। और प्रोटीन प्रकृति के जो हार्मोन है उसका मैं एग्जांपल आपको दूँ तो इंसुलिन, जो हमारे बॉडी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन प्रोटीन प्रकृति का हो गया। दूसरा कि जो छोटी पेप्टाइड चेन है, थोड़े अमीनो अम्लों की एक चेन है, छोटी चेन है पेप्टाइड चेन जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच कह रहे हैं, ये लगभग 9 अमीनो अम्लों का बना होता है। तो 9 अमीनो अम्ल की चेन होती है, तो इसलिए हम इसको पेप्टाइड चेन कह रहे हैं। छोटी चेन है ये, प्रोटीन लंबी चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है, छोटी चेन है 9 अमीनो अम्लों की, इसलिए हम इसको पेप्टाइड चेन कह रहे हैं। ये हो गया आपके एडीएच। दूसरी कैटेगरी में मैंने एमिनोटिक हार्मोन रखा है। एमिनोटिक हार्मोन का मतलब हो गया कि वैसे हार्मोन जो अमीनो अम्लों के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सिंगल अमीनो अम्ल की। और इसका मैं आपको बहुत ही गजब का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टायरोसिन। ये टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो मॉडिफाइड होकर अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाता है। तो ध्यान दो कि टायरोसिन जो है एक अमीनो अम्ल है, और इसके मॉडिफिकेशन से, यानी ये खुद मॉडिफिकेशन करके ये रूपांतरित होकर और जो है वो या तो कैटेकोलेमिन्स बनाएगा या फिर जो है थायरोक्सिन बनाएगा। तो थायरोक्सिन तो हमने पढ़ाई है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन का जो निर्माण होता है टायरोसिन अमीनो अम्ल के रूपांतरण से होता है। और ये थायरोक्सिन में 2 हार्मोन होते हैं, एक तो T3 और एक T4। ये 2 हार्मोन जो टायरोसिन के रूपांतरण से बनते हैं। और दूसरे हो गए कैटेकोलेमिन्स। और कैटेकोलेमिन्स में 2 हार्मोन होंगे, एक तो होगा एड्रेनलिन और दूसरा होगा नॉर एड्रेनलिन। तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो एड्रेनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट होते हैं, दोनों के दोनों न्यूरो हार्मोन है और दोनों ही एमिनोटिक हार्मोन है। एमिनोटिक हार्मोन का मतलब है कि सिर्फ अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के रूपांतरण से बनते हैं। तो थायरोक्सिन और कैटेकोलेमिन्स जो है ये दोनों एमिनोटिक हो गए। तीसरे हार्मोन की मैं बात कर रहा हूँ, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जो है ये वसा से बने होते हैं, वसा के बने होते हैं। आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट भी है, और वैसे अगर इसकी मात्रा ज़्यादा अगर बॉडी में बढ़ती है तो ये हानिकारक भी है, क्योंकि बॉडी में इसकी ज़्यादा मात्रा बढ़ने से रक्तवाहिनियों की दीवारें मोटी हो जाती है, हृदय पर जो है वो कार्डिक इफेक्ट ज़्यादा पड़ते हैं इसके। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो है वही आगे चल के स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है, ये प्रीकर्सर होता है। तो स्टीरॉयड हार्मोन का ये प्रीकर्सर है, पूर्वगामी है, इससे स्टीरॉयड हार्मोन बनेंगे। स्टीरॉयड हार्मोन जो है ये मैंने एक तो 2 कैटेगरी में बांटा, 2 प्रकार के। एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, दूसरे हमारे गोनेड के जितने भी हार्मोन है वो स्टीरॉयड होते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो स्टीरॉयड हार्मोन है उनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जो है मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो एल्डोस्टेरोन होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन जो है
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन होता है कोर्टिसोल। तो ये दो हो गए, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं, दोनों स्टेरॉइड होते हैं। फिर दूसरी बात करता हूँ मैं हमारे गोनेड की। तो गोनेड के अंदर हमने पढ़ा है कि गोनेड में अगर मेल है तो एंड्रोजन होगा, और एंड्रोजन में मेन एंड्रोजन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर फीमेल है, क्या है, फीमेल, तो फीमेल है तो इसके अंदर दो जो है वो स्टेरॉइड होंगे, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, जो ओवेरी के द्वारा सीक्रेट होते हैं, इसलिए इनको ओवेरियन स्टेरॉइड कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो स्टेरॉइड है। तो ये 3 कैटेगरी में अपन ने हार्मोनों को बांटा है। इनको आप जो हो बिल्कुल एक बार मेमोराइज करें, अच्छी तरीके से याद करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर या आपके 12th में भी जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इनको जो है अच्छी तरीके से ध्यान में देकर याद करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हार्मोन की जो नेचर जो है हमने 3 में बांटे थे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 जो है बड़े रूप में इनको बांटूँ तो एक तो हो गए पेप्टाइड और दूसरे हो गए स्टेरॉइड, जो प्रोटीन के बने होते हैं, दूसरे वसा के बने होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो मेजर डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, वो समझो आप। कि सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूँ पेप्टाइड की। तो पेप्टाइड जो हार्मोन होते हैं ये जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं और ये वसा में विलय नहीं होते। कैसे होते हैं, वसा में अविलय, ये पहली बात। और आपको पता है कि जब ये वसा में अविलय है तो ये हार्मोन जब कोशिका तक पहुंचते हैं, तो कोशिका पे जब जैसे ये पहुंचेंगे तो कोशिका की जो झिल्ली होती है, कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है वो तो वसा की बनी होती है। तो कोशिका की वसा की जो मेम्ब्रेन बनी होती है, तो वसा में अविलय है तो ये कोशिका के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, तो ये सेल में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी ये सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो वसा की बनी है, ये वसा में अविलय होते हैं, घुले हुए नहीं होते। क्यों? तो इसलिए इनका डिफ्यूजन जो है या विसरण जो है वो संभव नहीं है। और जब ये विसरण संभव नहीं है तो अब ये इस कोशिका के अंदर किस प्रकार से अपना रेगुलेशन करेंगे, किस प्रकार से अपने कार्य को संपादित करेंगे। तो ये हार्मोन जो पेप्टाइड हार्मोन है वो जैसे सेल के पास में आते हैं तो सेल के पास में एक रिसेप्टर होता है। क्या होता है? रिसेप्टर। और रिसेप्टर जो ग्राही है वो इस ग्राही के साथ में आके ये हार्मोन जुड़ जाएगा। ध्यान देना, ये अंदर नहीं जाएगा सेल के अंदर, ये ग्राही के साथ में जुड़ेगा। जैसे ग्राही के साथ में जुड़ेगा तो ये जो है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कई प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन सक्रिय जो है एक एंजाइम के रूप में काम करेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, इस सेल के अंदर किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल दिया। ये मान लो अक्स है, इस अक्स को किसमें बदल दिया? वाई में। किसने बदला? इस प्रोटीन ने। किसके कारण? जब ये रिसेप्टर के साथ में आके जुड़ता है, इसके साथ में जुड़ते ही अंदर एक एंजाइम बना, एंजाइम ने जो है वो क्या किया, एक पदार्थ जो है वो चेंज कर दिया। जैसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है इसको इस एंजाइम ने साइक्लिक एमिनोल मोनोफॉस्फेट में बदल दिया। और ये साइक्लिक एमिनोल मोनोफॉस्फेट जो है वो क्या करेगा कि अब इसका जो कार्य है, इसके सेल का जो रेगुलेशन है वो क्या करेगा, ये सेल का रेगुलेशन करेगा। तो यहाँ पे सेल रेगुलेशन, ये सेल का जो कार्य जो रेगुलेट हो रहा है वो कौन कर रहा है? इसके अंदर जो है वो दूसरा जो पदार्थ कर रहा है, इसलिए इसको हम सेकेंड मैसेंजर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड मैसेंजर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो हो गया सेकेंड मैसेंजर। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेंजर कौन हुआ भाई? ये सेकेंड मैसेंजर है तो फर्स्ट मैसेंजर कौन हुआ? फर्स्ट मैसेंजर हो गया अपना ये हार्मोन, जिसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट मैसेंजर। तो ये फर्स्ट मैसेंजर हो गया। और फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन ने जाके रिसेप्टर के साथ में अटैच किया, रिसेप्टर ने जो है एंजाइम को सक्रिय किया, एंजाइम ने जो है अंदर किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज कर दिया, दूसरे पदार्थ ने जो है वो इस सेल के अंदर रेगुलेशन करना शुरू किया। तो ये सेकेंड मैसेंजर, यानी इसका काम अब ये कर रहा है, ये खुद अंदर नहीं प्रवेश करता। आगे बात समझ में, ये दूसरा समझना कि स्टीरॉयड जो है इसके उल्टा होता है। स्टीरॉयड खुद एक वसा होती है और वसा जो है ये जैसे ही वसीय हार्मोन जो है, स्टीरॉयड हार्मोन वसा के रूप ही होते हैं। और ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो पता आपको वसा है तो सेल मेम्ब्रेन भी जो वसा की बनी होती है, तो ये डिफ्यूजन के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इन हार्मोनों का रिसेप्टर भी अंदर होगा, लेकिन वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। यानी ये साइटोप्लाज्म में कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, अंदर प्रवेश करके साइटोप्लाज्म के साथ में यानी रिसेप्टर के साथ में अटैच होंगे। रिसेप्टर के साथ अटैच होकर ये डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? इसके न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियोप्लाज्म में जाके और किसी डीएनए के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो ये जो रिसेप्टर के साथ में ये जो हार्मोन जो है वो किसी रिसेप्टर के साथ जुड़कर और कहाँ चला गया? क्रोमेटिन तक चला गया। क्रोमेटिन पर जाके और प्रमोटर के साथ जुड़ जाएगा, प्रमोटर के साथ जुड़ जाएगा तो ये mRNA
एमआरएनए को मतलब बनाने के लिए प्रेरित करेगा, और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगी, ये एमआरएनए जो वापस साइटोप्लाज्म में आएगा, यहाँ पर राइबोसोम होंगे और उनके साथ जुड़कर ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन जो है वो इसके कार्य को रेगुलेट करेगा। तो इस तरीके से स्टीरॉयड हार्मोन जो रेगुलेशन करते हैं, और ये जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन यानी जीन अभिव्यक्ति को जो है ये रेगुलेट करेंगे, और एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया जो है उसको जो है रेगुलेट करेंगे। एमआरएनए से फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन उसके अंदर कोई ना कोई कार्य को रेगुलेट करेगी। तो ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है कि पहला ये वसा में अविलेय है, ये वसा में विलेय है। ये सेल में सीधा प्रवेश नहीं करता, ये सेल के अंदर सीधा प्रवेश कर जाता है। इसका रिसेप्टर सेल की सतह के ऊपर होता है, और इसके सतह पर जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन को सक्रिय एंजाइम में जो है चेंज करके अंदर दूसरा पदार्थ बनाते हैं, और वो जो है वो कार्य को रेगुलेट करते हैं। इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो है ये साइटोप्लाज्म रिसेप्टर जो है वो फिर न्यूक्लिक द्रव्य में या न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक जो न्यूक्लियोप्लाज्म उसमें जाएंगे, क्रोमेटिन के साथ अटैच होंगे, क्रोमेटिन के साथ अटैच होंगे और हमारे निर्माण को जो है रेगुलेट करेंगे, और उससे प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन इस कोशिका के कार्य को संपादित करेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने बात आपको समझाई है तो बिल्कुल आपको पूरी समझ में आई है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो है वीडियो में हम जो एक नई ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो है एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।